हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बताई है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही। देखो, मैंने बताया है कि जो पीडीएफ है ना प्रीलिम बूस्टर की, वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया। एक तो हमारा मेन चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स, वहां पर एडिटोरियल डिस्कशन और बाकी पीडीएफ मिलती हैं। जो प्रीलिम बूस्टर हो गया, प्रहार हो गया, या और इस तरह का जो मटेरियल है वो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में दूसरा कंसर्न काफी सारे स्टूडेंट्स का था, सर कि एक साल की प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, कैसे कंप्लीट प्लान होना चाहिए, कैसे कैसे चीजें पढ़ें। तो उसके लिए देखो, हमारी टीम की तरफ से बेसिकली जो शिवम सर हैं, उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड किया है कि एक साल का हमारा कंप्लीट प्लान क्या होना चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर हम यूपीएससी 2024 की डेली प्रैक्टिस कर पाए, प्रॉपर टारगेट के हिसाब से हम वर्क कर पाए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना, कल रात ही अपलोड हुआ है। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए। जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है वो एक प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर से देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है नैपफिट के बारे में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब समझते हैं पहले कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, आप जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जी सर, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हमें ना एक सड़क बनानी है। ठीक है, अब सर सड़क बनानी है तो सड़क बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है। हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाए। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना, ब्रिजेस के बार बनने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब सड़क बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? टाइम तो है ही है, उसके अलावा चाहिए पैसा। ठीक है, फाइनेंस तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आप बताओ, इस सड़क को बनाने के लिए जब इतना हजारों करोड़ रुपए का पैसा चाहिए, ये पैसा कौन देगा? किसी ना कोई तो लेंड करेगा ना कोई पैसा तो लेंड करेगा। ठीक है, किसी ने दिया होगा पैसा। पर आप खुद सोचो, 15-20 साल के लिए कौन पैसा देगा? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो हमने पता क्या किया, हमने एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करी। सर अलग से इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया? क्योंकि आप नोटिस करो, लेट्स से अगर आप बैंक की बात करते हो, अब बैंक में तो हो सकता है ना कि कुछ छोटे टाइम के लिए जनरली लोन देते हैं, बड़े टाइम के लिए उतना लोन नहीं देते हैं बैंक्स। ठीक है, तो जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। मतलब कि आप पैसा इनपुट आज कर रहे हो, आपने सड़क बनाने के अंदर पैसा आज खर्च किया, आपको जो रिटर्न मिलेंगे कल को जब आप कहीं ना कहीं टोल टैक्स वगैरह लगाओगे यहाँ पे, तब जाके आप पैसा कमाई करोगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कि दीज आर प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, इसीलिए हमने एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी, जो क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, अब इतना रिस्क होता है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि एक तो इतना लंबा टाइम है, इतना बड़ा पैसा है। ठीक है ना, तो इन रिस्क को कमर्शियल बैंक्स नहीं ले सकते कई बार उतना। ठीक है, या बाकी के जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो जो डीएफआईज है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको इसीलिए बनाया गया है कि आप लंबे लंबे टाइम के लिए फाइनेंस दीजिए, ताकि अच्छे से हम वर्क कर पाए। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो डीएफआईएस का काम यही होता है दरअसल में। अब नोटिस करो, जो एक बैंक क्या होता है, बैंक तो कहीं ना कहीं लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है। जैसे मेरा एसबीआई में लेट्स से मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो मैं एसबीआई के अंदर अपना अकाउंट खुलवाऊंगा और बैंक कहीं ना कहीं आगे इस पैसे को लोन में लोगों को दे देगा। ठीक है ना, पर डीएफआईज के केस में ऐसा नहीं होता। डीएफआईज ना लोगों से पैसा एक्सेप्ट नहीं करते। मैं अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता डीएफआई के अंदर। तो आप लोग सोच रहे हो सर पैसा आएगा कहाँ से इनके अंदर? इनके अंदर हो सकता है मार्केट से। ठीक है ना, कुछ सरकार पैसा देगी, कुछ जैसे आपके वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, जो ठीक है ना, एडीबी, एआईआईबी, ये सारे पैसा दे सकते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट गारंटीज दे सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे इनके पास पैसा आता है, फिर उस पैसे के थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो दरअसल हम बात करें ना नैपफिड की, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दरअसल में इसका काम यही है। गेटिंग द पॉइंट? तो हुआ क्या था ना, दरअसल में अगर आपको थोड़ा बताऊं, तो सरकार ने इस चीज को रियलाइज किया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को क्रिएट करना है। तो 2021 में हमने एक पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया। सर एक्ट का क्या नाम था? एक्ट का नाम भी यही था, नैपफिड एक्ट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट। अब इसके बेसिस के ऊपर हमने नैफिड को क्रिएशन किया, जो कि क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जैसे कि बाकी हमारे पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देखने को मिलते हैं ना,
उसी तरह से ये भी एक तरह का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, जिसको रेगुलेट एंड सुपरवाइज कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं डीएफआई के बारे में। तो काम क्या होंगे सर डीएफआई के? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देगा, ठीक है, रीफाइनेंसिंग की प्रोविजंस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वो भी चीजें देखेगा। कुछ हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, तो वो भी सारी चीजें। कई बार कुछ झगड़े आ जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करें, वो भी यहाँ पर इसका काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सिर्फ पैसा ही नहीं, बाकी जो और भी इकोसिस्टम जैसी सर्विसेज देनी होंगी ना, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी नैफेड के द्वारा। गेटिंग द पॉइंट? और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके शेयर्स हैं, धीरे धीरे हम इसकी जो शेयर होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कम करते हुए इसको 26% तक ले आएंगे, ऐसा हमारा यहाँ पे मानना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर नैफेड के पास पैसा कहाँ से आएगा? देखो नैफेड के पास पैसा आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको पैसा दे सकती है, आरबीआई पैसा दे सकता है, कुछ बैंक्स भी हो सकता है पैसे दें, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है उसके अंदर इन्वेस्ट करें, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सब भी इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा वो बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करते हैं, ठीक है ना, तो बॉन्ड्स इशू करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे नैफेड पैसा रेस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से पैसा हो सकता है। सर अब पढ़ क्यों रहे हैं? देखो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि करंटली ना जो पहला क्वार्टर था, मतलब जो अप्रैल टू जून का टाइम है, इसके बीच में नियरली 8,000 करोड़ ऑलरेडी नैफेड ने पैसा दे दिया है, ठीक है ना, 8,000 करोड़ पैसा दे दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा पाए। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपया जो होगा वो इस पूरे साल के अंदर नैफेड देगा। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए नैफेड के बारे में। तो शेयर्स नैफेड के इनके द्वारा होल्ड किए जा सकते हैं। करंटली जो शेयर होल्डिंग है पूरी किसके पास है? वो मतलब धीरे धीरे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी एंड अकॉर्डिंगली उसको कम करेंगे, ठीक है। एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी है विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना? 1,00,000 करोड़ रुपीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो आई होप आपको पीछे का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नैफेड के रिगार्डिंग हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज यूएन हाई सीज ट्रीटी। सबसे पहले ना इसको समझते हैं कि आखिर ये हाई सीज, ये सारी चीजें आखिर होती क्या है। देखो जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है, आप इंडिया का आप जानते होंगे, इस तरह से बॉर्डर्स देखते होंगे आप लोग, मैरीटाइम बॉर्डर्स की जब हम बात करते हैं। अब यहाँ पर ना एक तरह से हम बेस लाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब यहीं पर होती है, इसके साथ में बेस लाइन क्रिएट कर ली, तो ये होगी आपकी एक बेस लाइन। ठीक है सर, एक बार हमने बेस लाइन बना दी यहाँ पे जो मैरीटाइम बॉर्डर्स को दिखाती है, ठीक है, जो बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होती है। अब इस साइड आ जाते हैं इंटरनल वाटर्स। इस साइड मतलब जो लैंड वाली साइड है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये लैंड वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ। बेस लाइन से इंटरनल वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल वाटर्स। यहाँ पर जितना भी कंट्रोल होता है, यहाँ पर किसका होता है? उसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पर जो बेस लाइन वाली साइड है ना, बेस लाइन से इंटरनल वाटर वाली साइड, यहाँ पर पूरी सॉवरेनिटी किसकी होगी? उसी स्टेट की होगी। कोई भी और जो लेट्स से किसी दूसरी कंट्री की शिप है वो यहाँ से पास नहीं कर सकती। इनोसेंट पैसेज का भी यहाँ पे राइट नहीं होता। पूरी सॉवरेन कंट्रोल किसके पास होता है? पूरा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास ही। ये तो हो गया सर लैंड वाली साइड। अगर हम चलते हैं थोड़ा सी वाली साइड, मतलब दूसरी साइड बेस लाइन के, अगर हम दूसरी वाली साइड चलें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या? टेरिटोरियल सी। और ध्यान रखना बेस लाइन से ये 12 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस तक जाता है। अब सर नॉटिकल माइल्स क्या होता है? देखो दरअसल में जो हम सी का डिस्टेंस है ना वो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बेस लाइन टुवर्ड्स द सीवर्ड साइड, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? टेरिटोरियल सी। यहाँ पर भी ज्यादातर चीजों के अंदर जो राइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उसी सॉवरेन गवर्नमेंट के ही होते हैं, पर यहाँ पर इनोसेंट पैसेज का राइट बाकी कंट्रीज को मिल जाता है कि वो यहाँ से जो कोस्टल स्टेट्स बाकी हैं वो यहाँ से पास कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। उसके साथ में अगर आप नोटिस करो फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटिगुअस जोन। अब ये एक्सटेंड करता है टू अ टोटल ऑफ 24 नॉटिकल माइल्स, मतलब बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक हमें ये देखने को मिल जाएगा। और ये एक तरह का बीच का जोन है बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सी, या ईजेड भी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सटेंड करता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। यहाँ पर आपके जो अलग अलग नेचुरल सोर्सेज हो गया उनके आपके पास राइट्स होते हैं, ठीक है। कई बार आप नोटिस करते हो ना कि इंडिया और बांग्लादेश के जो ईजेड है वो टकरा रहे हैं। वो इसीलिए टकराते हैं क्योंकि आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल वाला साइड है वहां पर ईजेड इंडिया का और जो वेस्ट बंगाल का है वो एक जगह पे ओवरलैप होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिविंग नॉन लिविंग,
उनको हम एक्सप्लोर कर पाएं, उनको एक्सप्लॉइट कर पाएं। फिर उसके बाद आ जाता है क्या हमारे पास, हाई सीज। गेटिंग द पॉइंट? ये सबसे मतलब इट इज एक्सटेंड्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया होता है उसको बोल देते हैं हाई सीज। ये किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी कि हाई सीज जो हम बात करें ना, यूएन हाई सीज ट्रीटी, तो हाई सीज दरअसल में इस एरिया को बात कर रहे हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स पे के बाद हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखना, कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ के रिसोर्सेज को मैनेज या प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन के जो बाहर वाला एरिया होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, हाई सीज। तो अभी क्या हुआ है, दुनिया की पहली इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज अडॉप्ट करी गई है यूएन के द्वारा, ठीक है। इस ट्रीटी का नाम क्या है, बीबीएनजे, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो सारी बातें हैं ना 1958 जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत बोली गई थी कि हाई सीज आखिर होता क्या है, बाकी मैंने इस पर्टिकुलर चीज को तो आपको सारा बता ही दिया। हाई सीज ओशन सरफेस का नियरली 64% हमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और साथ ही साथ अर्थ का 43% इन्हीं से कॉम्प्राइज्ड है। अब अगर ट्रीटी के बारे में थोड़ा जानें, जो बीबीएनजे ट्रीटी में आपको बता रहा था ना, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, उसमें सबसे पहला बात है रिगार्डिंग ईआईए। आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट के सिलेबस में पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर कुछ भी कोई एक्टिविटी हमें करनी है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कोई भी चीज़ होनी है तो प्रॉपर स्टडीज उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। साथ में ही बेनिफिट शेयरिंग गाइडलाइंस, मान लो कुछ जो हमें मेरीन जो जेनेटिक रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, उसके बेनिफिट्स कैसे शेयर होंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया अंडर यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको नेगोशिएट किया गया है। चौथा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी को भी हम कंजर्व करें। एंड लास्टली यहाँ पे फोकस क्या है हाई सीज ट्रीटी का, कि जो वर्ल्ड ओशन है 30% हम उसको प्रोटेक्ट करें, एंड मरीन कंजर्वेशन के रिगार्डिंग फंडिंग कैसे इंक्रीज करें, ये सारी इस ट्रीटी के अंतर्गत बात हुई है, ठीक है। ये इसी तरह का क्वेश्चन देखो यूपीएससी 2022 के प्लेन में पूछ लिया गया था कि कौन सा एरिया कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। देखो दुग्ध का मीनिंग आप जानते होंगे, यहाँ पे बात हो रही है मिल्क की। तो कई बार ना स्टूडेंट्स धोखा खा सकते हैं कि सर ये तो मिल्क के रिगार्डिंग बात हो रही है तो शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, पर ध्यान रखना नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। दरअसल में ना यहाँ पे बात मिल्क की जरूर हो रही है, पर मिल्क की ना जो पूरी सप्लाई चेन है हम उसकी बात कर रहे हैं। सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जैसे जो दूध है आपका, उस दूध की प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मान लो दूध के अंदर कुछ मतलब उसकी जो सप्लाई चेन उसको कैसे कलेक्ट करना है, उस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा डिजिटाइज कर पाए, ठीक है, बेनिफिशियरीज तक आसानी से पहुंच पाए। अगर दूध के प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो रियल टाइम अपडेट्स हम उसके अंदर लेकर आ पाए, ठीक है, कि प्रॉपर ना जो भी इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं हर तरह की हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाए। जो भी ऑपरेशंस के अंदर हम दूध वेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम ना कर पाए, मतलब उनके रिगार्डिंग हम वर्क करें। कोई मान लो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देनी है, कोई दूध का पेमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाए। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने ये एक ऐप बनाई है। गेटिंग द पॉइंट? तो यही इस पर्टिकुलर ऐप का यहाँ पर काम है कि जो पूरा ऑपरेशंस है वो विलेज के ग्रास रूट लेवल तक हम प्रॉपर्ली उसको स्ट्रीमलाइन कर पाएं, इंक्लूडिंग द मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और डिजाइन ये पर्टिकुलर ऐप को किसने बनाया है, ठीक है, ये ऐप बनाई गई है एज अ बाय राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जो कि एक सीपीएससी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ काम थे, फीचर्स मैंने आपको समझा ही दिया, मॉनिटर करना। और इस ऐप को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर बनाया गया है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तेलुगु, और भी बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस हमें देखने को मिल जाएंगी। बाकी डीबीटी का सावधान भी है, प्रावधान भी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू हीट वेव्स। अब देखो हीट वेव्स काफी ज्यादा न्यूज में आ चुका है। रीजन बीइंग आप नोटिस करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। तो हीट वेव्स की क्या डेफिनेशन है हमें वो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ना आप कलर कोडिंग में भी देख सकते हो, अगर तो देखो कलर है ग्रीन जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल दिन है, सब चीजें ठीक चल रही हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, मैनेजेबल है। फिर येलो की तरफ अगर आ जाते हैं तो येलो का मतलब होता है कि भैया थोड़ा अपडेट हो जाओ, थोड़ा अलर्ट हल्का सा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हीट वेव की जो कंडीशंस हैं वो 2 दिनों तक परसिस्ट करती हैं। फिर जब ऑरेंज वाली सिचुएशन आती है ना, अब बात हो गई किसकी,
सवियर हीट अलर्ट की। यहाँ पर क्या था, हीट अलर्ट, येलो वाले में क्या था, हीट अलर्ट, ऑरेंज वाले में क्या हो जाता है आपका, सिवियर हीट अलर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कलर कोडिंग भी पता होनी चाहिए। मेंस में कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछले साल भी पूछा था, उससे कुछ साल पहले साइक्लोन्स के रिगार्डिंग भी एक बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो यहाँ पर डिवीजन होती है बेसिस ऑफ प्लेन में क्या है, कोस्ट में क्या है, हिली रीजन में क्या टेम्परेचर है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेन्स की, तो प्लेन्स में अगर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे हीट वेव है। उसी तरह कोस्टल एरियाज के अंदर ये सेम चीज़ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसके ऊपर टेम्परेचर चल जाए तब हम ऐसी बात करते हैं। और उसी तरह से हिली रीजन्स के अंदर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें टेम्परेचर देखने को मिले तब हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर कर दी गई है। तो IMD जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, वो अकॉर्डिंगली इन फैक्टर्स को कवर करता है। और साथ में ही हम ये भी कई बार देखते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल से कितना डेविएट कर रहा है। अगर मान लो नॉर्मल टेम्परेचर कुछ है, मान लो 37 डिग्री है लेट्स से, या कुछ भी मान लो 35 डिग्री मान लो, अगर वहां से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री ज्यादा है, मतलब कि 39.5 से लेकर या फिर जो 41.4 यहाँ के बीच में हमें टेम्परेचर देखने को मिलेंगे ना, तब भी हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी तरह से एक होती है सीवियर हीट वेव्स। अगर यहाँ पर जो नॉर्मल से टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, कि एक सीवियर हीट वेव की कंडीशन है। उसके अलावा एक्सट्रीम हीट वेव हम तब बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड अप टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन दैट एनी गिवन डे, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम हीट। और आप सभी नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है हेल्थ के ऊपर हीट वेव्स के तो जानते ही होंगे, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, आप हीट स्ट्रोक आ सकते हैं। ये सारे नेगेटिव इंस्टांसेस हमें हीट वेव्स की वजह से देखने को मिल जाते हैं एंड वर्स्ट केसेस के अंदर तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो था उसने पार्टिसिपेट किया कहाँ पे, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, कहाँ पर, मंगोलिया के अंदर। तो मंगोलिया के डेफिनेटली आपको लोकेशन तो पता है, ठीक है ना, रशिया और चाइना के बीच में आपको एक कंट्री देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसको को स्पॉन्सर किया गया किसके द्वारा, मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेज और यूएस की तरफ से, यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड की तरफ से। तो एक तरह से ना ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और इनके बीच में है, नहीं, यहाँ पर एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज थी जहां पर 20 कंट्रीज से, ठीक है, मिलिट्री कंटिजेंट्स और ऑब्जर्वर्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। अब ऐसा क्यों किया गया, देखो ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग नेशंस है ना, इनके बीच में हम इंटरऑपरेबिलिटी को हम यहाँ पर बढ़ा पाए। एक बात ध्यान रखना, इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया था, इंडियन आर्मी की तरफ से जो कंटिजेंट था वो था गढ़वाल राइफल्स का। और यहाँ पर दरअसल में बात पता क्या हुई, यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में बात हुई। अब आप लोग जानते होंगे यूएन पीस कीपिंग के बारे में, जहां कहीं भी दुनिया में लेट्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट से हम कैसे पीस की तरफ, कैसे शांति की तरफ हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, वहां पर यूएन पीस कीपर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि यूएन पीस कीपर्स को बोला गया है कि आप लोगों ने मतलब हथियार या फोर्स का यूज नहीं करना, एक्सेप्ट जब आप किसी, आप डिफेंस के केस में, मतलब सेल्फ डिफेंस के केस में आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज इनकी कोशिश यही होती है कि यहाँ पर हम पीस कीपिंग के अंदर काम करें, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से हम पीस की तरफ लाने के अंदर कोशिश करें। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज ने बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग के अंदर। और इसी इनको ना ब्लू हेलमेट्स के नाम से, ठीक है, ब्लू बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप सभी ने ये चीजें पहले भी पढ़ी हुई हैं, राइट। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था हड़प्पन साइट के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका आंसर होगा सौगौड़ा, ठीक है। दरअसल में चानूदारा और कोट दीजिए, ये तो हम पढ़ते ही हैं हमेशा, आई एम वेरी श्योर, हड़प्पन साइट्स जब भी आपने सुना होगा। जसालपुर का कई बार नाम मिस हो जाता है, पर दिस इज ऑल्सो एन हड़प्पन साइट। या फिर आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, जो सौगौड़ा है ये दरअसल में अशोकन एरा, जो मौर्यन टाइम्स के था ना, उस टाइम पे हमें साइट देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे हमें एक अशोकन एरा के टाइम की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि किस पर्टिकुलर उसमें है, प्राकृत में हमें देखने को मिल जाती है, इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ये आपने अशोकन पिलर्स के बारे में पढ़ा होगा ना, तो डेफिनेटली आपको पता होता कि ये मौर्यन साइट है, ना कि एक हड़प्पन साइट है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आंसर कर देते। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने और पूछ रहा हूँ, बल्कि इनका आंसर मैं बता ही दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ना, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन कब होता है, ये 2022 में भी पूछा था, और आई थिंक सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। तो आप लोग जानते होंगे, देखो दरअसल में जो सबसे लंबा दिन, ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर आपको बनाने की कोशिश करूं, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे, मैं थोड़ा जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो देखो जब हम बात करते हैं ना, ये मान लो हमारा सूरज है, तो सूरज ना जब जून के टाइम पर मतलब 21 जून को हमें डायरेक्टली मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने देखने को मिलता है, और वही टाइम होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। तो दरअसल में यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून की। ठीक है, 21 जून है ना, तो जैसे कल था क्या हमारे सामने, समर सॉल्स्टिस हमें देखने को मिला, ये सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। फिर ये धीरे धीरे नीचे आता है, सितंबर के टाइम पे जो सूरज होता है हमें इक्वेटर के पास देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली नीचे जाता जाता ये कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सामने पहुंचता है अराउंड 22 दिसंबर के ऊपर। ठीक है, फिर ये वापस आता है मार्च के अराउंड, ये पहुंच जाता है इक्वेटर के पास, एंड वापस से 21 जून के अराउंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने। ठीक है, तो इसलिए 21 जून सबसे गर्म दिन मानते हैं एक तरह से। ठीक है, मतलब वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज होता है। और उसी तरह से जब कैप्रिकॉन के सामने जब सूरज आता है 22 दिसंबर को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे काफी ठंड होती है। ठीक है, तो 21 जून समर सॉल्स्टिस, 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस हमें देखने को मिलता है। एंड यही पर्टिकुलर डे होता है 21 जून का दिन ही है जब हम क्या मनाते हैं, जब हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर योगा। ठीक है, आप सभी ने आई एम श्योर कल योग भी किया होगा। ठीक है, दरअसल में हुआ क्या था, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन जनरल असेंबली के अंदर बोला था कि हमें 21 जून को सेलिब्रेट करना चाहिए एज अ योगा डे। ठीक है, और 2015 से फिर हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी योगा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग अपने आर्ट एंड कल्चर में षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे 6 स्कूल्स हमें देखने को मिलते थे एंशिएंट इंडिया के फिलॉसफी के अंदर, तो योग भी उनमें से एक है। और इसको प्रोपाउंडर इसके कौन माने जाते हैं, सेज पतंजलि। ठीक है, और योग का मतलब और कुछ नहीं, बस सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा और सुप्रीम रियलिटी के बीच में एक तरह का यूनियन हो। तो ये इस यूनियन को ही, ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेल्फ विद द सुप्रीम रियलिटी, इसी को एक तरह से योग बोला जाता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने थे। तो सेम क्वेश्चन 2019 में भी था, 22 में भी था, तो आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफी भी डिस्कस कर ली, और करंट तो डिस्कस कर ही लिया। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी। देखो एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा था कि सर ये समझ नहीं आया कि कैसे किया था। देखो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको कोई चीज देखना हो ना कि कोई चीज इकट्ठी हो रही है, तब वहां पर हम उसका एलसीएम लेते हैं। लेट्स से मैं अब आपको बोलता हूँ कि मैं क्लास करने जाता हूँ हर चौथे दिन। ठीक है, आप जाते हो एवरी फिफ्थ डे, कोई तीसरा बंदा जाता है एवरी सिक्स डे। ऐसे केसेस के अंदर मुझे बताओ कि हम इकट्ठे किस दिन मिलेंगे। तो उस केस में हमें जब ये फाइंड करना होता है ना कि कॉमन हम कब हो रहे हैं, तो इन सबका हमें एलसीएम ही लेना होता है। ऐसे आप लोगों ने ना एलसीएम वाला चैप्टर खोलना, मैंने आपको सीसेट के अंदर पढ़ाया भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं जहां पर हमें ये चीज बताई गई है। और इवन ये जो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन था ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पिछले 10 साल के पेपर किए होंगे, वहां पर बस इतना था कि उन्होंने रेड टू ग्रीन का बोला था, पर ग्रीन टू रेड इसमें एक एडिशनल चीज आ गई, अदरवाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। तो जब भी ऐसा होता है ना कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीजें हो रही हैं, तो वहां पर आप उसका एलसीएम फाइंड करो और वहां पर कॉमन टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना था, 25, 60 और 39 का पहले एलसीएम लिया, फिर उसको डबल कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया 410। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन डुएबल था। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है सर, एक ये वाला कल होमवर्क दिया था, इसका भी देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई ये मत लिख देना कि सर आप गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, सीसेट 2023 वाज अ टफ पेपर, बट सम क्वेश्चंस वर डुएबल। जैसे उसमें से ये भी एक क्वेश्चन था, इसको समझते हैं। अ प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S%, तो RRS के बीच में हमें देखना है। देखो मान लेते हैं कि P की वैल्यू है 100, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपका कुछ प्रिंसिपल था, वो कुछ टाइम के बाद Q बन गया, मान लो वो 200 हो गया। मतलब आपने बैंक में जमा किए 100 रुपए, कुछ समय बाद वो 200 रुपया हो गया, कुछ समय मतलब 1 साल के बाद वो 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसने बोला है दो तरह से 200 हो सकता है। कैसे, एक तो आपने इसके ऊपर कुछ R% इंटरेस्ट रेट लगाया, ठीक है, और दूसरा लगाया R%, सॉरी हाँ, एक था हाफ ईयरली लगाया और एक था 1 ईयर में। तो एक मान लो इस तरह से जा रहा है कि 100 का डायरेक्टली 200 हो गया, और एक था कि 100 से पहले वो कुछ बना और इसके बाद ये कुछ बना। गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो एनुअली वाला है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है S%। ठीक है, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। एनुअली वाले की वैल्यू क्या है, S%, और जो इस तरह से सेमी एनुअली हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, R%। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ऐसा केस है, एक चीज 100 से 200 डायरेक्टली हो रही है, तो यहां पे इंक्रीज ज्यादा हुआ होगा ना।
समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ डिस्काउंट की, या डिस्काउंट नहीं, मल्टीपल जब इंक्रीज होता है, ये मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्योंकि आपने यहां पर कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया, मान लो A%, और यहां पर इंक्रीज किया B%, तो इसका मतलब A प्लस बी नहीं होता, इसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। एक्स्ट्रा भी तो होता है। अगर मैं मान लो आपको बोल दूं कि कोई 100 रुपए की चीज है, इसमें पहले मैंने 10% इंक्रीज किया, फिर वापस से 10% इंक्रीज किया, तो क्या मैं ये बोल दूंगा क्या कि 20% इंक्रीज हुआ? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले 100 का 10% 110 बनेगा, फिर 110 का 10% बनेगा वो 121 बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर ना एक एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू भी आती है ए बी बाई 100। तो अगर मान लो सिंपली अगर एस और आर सेम हुए होते, तो नीचे वाली वैल्यू तो ज्यादा आ रही होती, पर वो कह रहा है वैल्यू तो सेम है दोनों केस में, तो यहां पर ना जो आर की वैल्यू होगी वो कम रही होगी। क्यों? अगर आप खुद सोचो ना कि मान लो अगर ये है 10%, मान के चलते हैं अगर ये 10%, तो क्या आर की वैल्यू, मतलब आर बाई 2 की वैल्यू, मतलब क्योंकि मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना, क्या 5% और 5% हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 5% और 5% होती ना, तो 5 प्लस 5 10 प्लस एक्स्ट्रा भी तो आता। तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट आया है ना, उस वजह से ये 5 से छोटा ही होना पड़ेगा। बेसिकली आर बाई 2 की वैल्यू 5 से छोटी होनी पड़ेगी, तो आर की वैल्यू 10 से छोटी होनी पड़ेगी। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? एस विल बी ग्रेटर देन आर। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, समझना। मान लो ये है आपका 100 वैल्यू और जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका है ये, मान लो ये है 10% का, ठीक है सर, और दूसरा तरीका है ये इस तरह से। अब क्योंकि 10% है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो 5% और 5%, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो क्या ये 5% अगर होगा, मान लो 100 से ये 200 जाना है, तो अगर 5% और 5%, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ये वैल्यू तो 10 से ज्यादा आ गई, पर हमें तो जो स्टार्टिंग में थी और एंडिंग वैल्यू तो सेम है। तो कहने का मीनिंग क्या, ये 5 से ना छोटा होना पड़ेगा। तो जो r बाई 2 की वैल्यू है ना, इट मस्ट बी लेस देन 5, और r की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10। तो s की वैल्यू 10 थी, r की वैल्यू लेस देन 10 है, तो आंसर क्या बना हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसको फॉर्मूलाज के अंदर डाल के चेक करना चाहो वो भी तरीका ठीक है, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप डायरेक्टली सोचोगे ना, तो जब भी हम किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग करते हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे इस केस में देखने को मिला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ना ज्यादा होता है, तो मल्टीपल कंपाउंडिंग में आपका एंड वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा? ये दो क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। सी सेट के क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो सी सेट वीकली वाली वीडियो भी आएगी ना, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का मुझे नीचे कमेंट्स में आप आंसर बताइएगा। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका क्विकली एक बार आंसर देख लेते हैं। एक था INS किरपान, ठीक है, ये था कि इसको क्या ये मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है? द आंसर इज फॉल्स। ये क्या है? मिसाइल कॉर्बेट हमें देखने को मिलते हैं, तो इनका आंसर पहले का फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, ऑर्चिड की अगर बात करें तो क्या ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेटर करते हैं? बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNSD SCF की, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत साइन किए गए हैं? आंसर इज फॉल्स अगेन, ये नीति आयोग के अंतर्गत साइन किए गए हैं, ठीक है। देखो, आई थिंक आज लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो क्विक रीजन को आज हम रहने देते हैं, कल ना उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।